दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पार्ट नंबर 62। इससे पहले 61 पार्ट करवा चुके हैं और सारे पार्ट हमने प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दिए हैं। तो अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से। तो उसको खोलते ही सारे पार्ट आपके सामने आ जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसलिए हमने क्रम से भी लगा दिया है। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक्चुअल आइडिया देता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन टॉपिक आते हैं, किन पर हमें फोकस करना होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, लगातार जो जुड़े हैं हमारे वीडियोस से देखते हैं, उन्हें पता होगा कि उनका स्कोर पहले के अपेक्षा काफ़ी बढ़ चुका होगा। इस बार 2024 में सिलेक्शन उनका तय है, जो लगातार वीडियोस को देख रहे हैं और उससे अपडेट हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से और सबसे पहले देख सकें। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला देखो 25 तक करवा चुके थे, इसके बाद 26 में आते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप जो जो बोला जा रहा है वही हमें करना है। तो ऑप्शन से उठाओ आप सबसे पहले। अंकों का योग 12 होना चाहिए। देखो 7 5 12, 8 4 12 और 7 5 12 और 8 4 12, मतलब सभी का योग 12 12 हो रहा है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आगे पढ़ो। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं। मान लो मैं इस संख्या को उठाता हूं। पहले 57 लिखा है, अब इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 75। 75 हो जाएगा। अब ये जो 75 बना है दोस्तों, तो कह रहा है नई संख्या का 7 गुना, मतलब अगर इससे 7 से गुणा करा दें और मूल संख्या के 4 गुने, यानी कि पहले वाली संख्या में 4 का गुणा करा दें तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो आप देख लो 4 7 28, 8 आएगा लास्ट में। पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, यही तरीका अपनाना है। 4 7 28 8 आ रहा है और 7 पन्ना 35, इसमें 5 आ रहा है, तो बराबर कहाँ आएगा? इसमें लास्ट में आएगा, कुछ और भी आएगा लेकिन बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। अब ऐसे ही आप बाकी को चेक करना, मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो 84 लिखा था, इसको आप उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 48। अब देखो कह रहा है कि जो नई संख्या मिली है हमको, ये वाली, ये 48, ठीक है, इसका 7 गुना अगर कर देते हैं तो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो मूल वाली संख्या में 4 से गुणा करा दो। तो देखो 4 चौक 16 और 4 अठे 32, एक हो जाएगा 33, यानी कि 366। इसको देखो 7 अठे 56 हो जाएगा, 5 बजेगा। 7 चौक 28, 5 हो जाएगा 33, तो यहाँ पर आएगा 33, यानी कि 336। 336 बराबर आ रहा है दोनों में। तो बस यही संख्या बतानी है। तो बस ऑप्शन से हो जाएगा हमारा पहला वाला करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। देखो दोस्तों ये अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले भी 1-2 सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आप बताना किन्हें पता है कि ये बार बार आ रहा है, 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में डैश है। तो देखो उसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो भारत है हमारा दोस्तों, वो अस्थायी सदस्य है अभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हो गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मैंने एक किसी वीडियो में पूछा भी था आप लोगों से और आप में से कई सारे लोगों ने जवाब भी दिया था, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये है दोस्तों 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उतने वायु के उनको मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए और कोई वो ना हो। क्यों? क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है दोस्तों। यानी कि फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए। ये सरकारी स्कूलों में आप देखते होंगे कि यही चलता है। तो इसी के सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है देखो, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए। देखो उसको मिले 30%, ठीक है, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 30% जो हैं उसमें से 25 नंबर और कम हो गए। ये परसेंटेज है, देखो ये नंबर है, 25 नंबर उसको कम मिले। अगर 25 मिल जाते तो पास हो जाता। ये तो हुआ कि 25 से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। एक अन्य छात्र यानी कि उन्हीं क्लास का एक दूसरा बेटा था, 38% अंक पाया उसने। कितने पाए? 38%। और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिल गए।
तो देखो इसको 25 अंक कम मिले थे और इसको 15 अंक ज़्यादा मिल गए हैं। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो देखो हमारे हिसाब से जो नंबर है इनमें से अंतर देखो कितने का हो रहा है, तो ये हो रहा है 30-8 यानी कि 30-38-8 का हो रहा है। 8% की वैल्यू देखो यहाँ कम हो रहा था यहाँ ज़्यादा हो रहा था, तो कम ज़्यादा को हम जोड़ देंगे तो आएगा 40। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 8 की वैल्यू 40 है, 8 एकम 8 यानी कि 1% बराबर 5 नंबर के होता है। तो आप कहेंगे 100% बराबर 500 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो या तो आप 38% निकाल लो 15 घटा दो, या तो आप 30% निकाल के 25 जोड़ दो। ठीक है, तो मैं 30 निकालता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ भी 30 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 यानी कि हो जाएगा 150 अंक हो जाएगा। 150 अंक में से देखो यहाँ पर 25 कम पाया था उसने, तो कितना हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो 25 जोड़ने पर मतलब कि पास होने के लिए उसको कुल मिलाकर 175 नंबर चाहिए। ठीक है, और हमने परसेंटेज नहीं 75 नंबर है। अब देखो हमने निकाला था वहां पर कि एक की वैल्यू आई थी कितनी, 5 आई थी, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 100 से गुणा करेंगे तो 500 आएगी। इसका मतलब पूर्णांक रहा होगा 500 का, 500 में 175 अंक लाने वाला पास हो जाएगा। तो इसको ऐसे रख दो जैसे निकालते हैं पूर्णांक, तो देखो टोटल पूर्णांक नीचे होता है और ऊपर होते हैं जितने अंक लाते हैं और गुणे में 100 करते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 3 15, 2 पचम 25 यानी कि 35% आ जाएगा दोस्तों। तो 35% कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा दूसरा वाला राइट ऑप्शन, ये समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो फसाई द्वारा निम्नलिखित में से किस आईआईटी को 7 ईट राइट कैंपस ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है, तो ये है आईआईटी गांधीनगर। लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों अब नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आप चिंता मत करिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो ये रेल मार्ग है, ये भी आप याद रखना, रेल मार्ग की शुरुआत जब हुई थी। आगे देखते हैं द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। देखो दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया था, एक व्हाइट टाइगर वाला और एक पूछा गया था एग्जाम वॉरियर। अगर आपको याद हो, अगर आपने एग्जाम दिया होगा पिछले साल 2019 वाला जो वैकेंसी आई थी 2021 में हुआ था, तो देखो इसमें ये पूछा गया था और ये पूछा गया था। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था, प्रधानमंत्री हैं इसलिए पूछा गया था, और व्हाइट टाइगर ये फेमस था इसलिए पूछा गया था। तो अब क्या करना है, आप एक बार इसको देख लीजिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से 2024 में जितनी भी बुक्स रिलीज हुई हैं, जो फेमस राइटर हैं उनके या फेमस बुक हैं, उनको ज़रूर आप पढ़िएगा। लिस्ट बना लीजिए यहाँ पर, बुक्स के नाम, लेखक के नाम, और उनको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल से 15 या 20 ही होंगी बुक्स। ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, वरना आप गूगल से भी देख सकते हैं या यूट्यूब में कहीं देख लीजिए, फेमस है तो तमाम चैनल हैं, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगाता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा। देखो आर्यन, एक आर्यन है, दूसरा कौन है, विपिन को मैं वे लिख देता हूँ। और कह रहा है कि आर्यन को एक कार्य पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है। अगर विपिन 1 दिन में काम करेगा तो ये करेगा 2 दिन में। ये है इनका समय। अब समय का उल्टा क्या होता है, इनकी होती है जो क्षमता होती है। तो क्षमता को हम कैसे निकालेंगे, इसकी क्षमता 2 होगी और इसकी क्षमता होगी 1, यानी कि उलट दो तो क्षमता आ जाता है। समझ में आया। अब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि एक काम ये करेगा 2 ये करेगा, यानी कि टोटल काम 3 करेंगे। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो आप 2 से गुणा करा दो, यानी कि टोटल काम कितना है, 6 काम है जो कि करना है। अब क्या पूछा जा रहा है, विपिन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताओ विपिन की क्षमता कितनी है, 2 है, और 6 काम है, तो 2 के हिसाब से करेगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 3 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पी अपान क्यू के रूप में 0.03 बार ऐसे 7 बार लिखा है, इसका रूपांतरण करना है। देखो ये कई बार पूछा जाता है, लेकिन एनटीपीसी में तो कम आता है ये क्वेश्चन। आ गया है क्वेश्चन, लेकिन ग्रुप डी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो जब कभी ऐसा लिखा हो, मैं लिख देता हूँ 0, ये 0 है यहाँ पर, 0.073 बार है ऊपर। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि
नंबर कौन सा है, 37 है, तो आप 0 0 हटा के डायरेक्ट 37 लिखो, नीचे आप डिवाइड लगाओ। फिर देखो बार कितने नंबर के ऊपर लगा है, कितने डिजिट के ऊपर लगा है, तो आप कहेंगे 1 2, 2 डिजिट भाई, 3 7 2 डिजिट तो हुई, तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने बार नीचे 9 लिख दो, 9 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट के इधर वाला जितने अंक में बार नहीं लगा है उतने 0 लगा दो, तो केवल एक ही अंक तो है जिसमें नहीं बार लगा, तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो बस ये आ जाएगा हमारा 37/990। तो आप देख सकते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का संबंधी प्रयास करे थे। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है, पूरा पूरा रिपीटेड नहीं। उसने ये पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ऐसा कुछ पूछा था। तो देखो 1951 से 1956 तक रही थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, याद रखना आप। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले देश में किस राज्य में लागू करी गई थी ये, आप बताना अगर आप में से किसी को आता है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता ही है, क्या होता है भाई, तो एक नाम होता है, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जैसे मान लो कि ये है Na, इसका क्या हो गया, रासायनिक प्रतीक हो गया, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, सोडियम। ठीक है, यानी कि नाइट्रियम होता है उसका पूरा नाम, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं सोडियम। तो यहाँ पर कहने का मतलब होता है इसका एक प्रतीक चिन्ह होता है और इसका प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है, जैसे इसका नाम सोडियम और प्रतीक चिन्ह Na है। और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो कितना होता है, ये होता है 11। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। यानी कि अगर दोस्तों राष्ट्रपति जी अगर आपातकालीन घोषणा करना चाहें तो वो अपने आप से नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, मंत्रियों से सलाह लेते हैं, उनकी सभा बुलाते हैं, फिर वो जो मंत्रिपरिषद बोलते हैं, सुझाव होता है, निकल कर आता है जो परिणाम है, तब वहां पर लागू करा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति हैं कहीं पर जा रहे हैं, फोन आया भाई राष्ट्र चलो लगा दो, हटाओ राष्ट्रपति शासन लगा दो, आपातकाल शासन लगा दो, ऐसा नहीं है, बहुत कठिन होता है। और भी हमें अर्थव्यवस्था भी ध्यान में रखनी होती है, तो इन सब चीजों को देख करके ही लगाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम कथन पे आते हैं। कथन कह रहा है कि सभी आलू टमाटर हैं। तो देखो मैंने ये बोला था आपको कि जब कभी सभी वर्ड दिया जाए तो आप सबसे पहले दो गोले बनाओ, मतलब एक गोला यहाँ बनाओ, एक गोला उसके अंदर बना लो आप छोटा सा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, यहाँ देखो सभी आलू, यानी कि सभी किसके साथ लगा है, आलू के, तो आलू को अंदर रख दो, यहाँ पर हो जाएगा आलू। ठीक है, अब देखो आगे आतू नहीं वो आलू है, लिख नहीं पा रहा हूँ इतना छोटा सा। ठीक है, अब टमाटर, सभी आलू टमाटर है, तो देखो बाहर वाला क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा टमाटर, तो आप इसको लिखेंगे टमाटर। ठीक है, अब आगे देखो क्या करें, अब सभी टमाटर प्याज हैं, यानी कि जितने भी टमाटर हैं, तो हमने क्या बोला था कि सभी जिसके साथ लगा होता है वो किसी गोले के अंदर आता है, सभी टमाटर प्याज हैं। तो अब एक काम करो कि एक और बड़ा सा गोला बनाओ ऐसे करके, अब ये हो जाएगा प्याज। ठीक है, ये हो गया प्याज। अब देखो टमाटर अंदर आ रहा है प्याज के, भाई देखो सभी टमाटर, अगर आलू वाला थोड़ी देर के लिए भुला दो आप, तो टमाटर अंदर ही तो आ रहा है प्याज के, तो सभी टमाटर क्या हो गए, प्याज हो गए, तो वही बोला जा रहा है। अब आते हैं निष्कर्ष में, क्या निकाल सकते हैं, सभी प्याज टमाटर हैं। देखो ये कहना चाहता है कि सभी प्याज, यानी कि जो प्याज वाला गोला होगा टमाटर के अंदर आएगा, तो ये उल्टा नहीं बोल रहा, देखो टमाटर प्याज के अंदर आ रहा है लेकिन प्याज उसके अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, सभी आलू प्याज हैं, यानी कि सभी आलू, तो आलू वाला जो गोला होगा प्याज के अंदर होगा, तो देखो प्याज तो ये बड़ा वाला गोला है और आलू ये छोटा वाला है, तो देखो इसके अंदर अंदर ही तो आ रहा है, इस गोले के अंदर ये, तो सही है दूसरा वाला। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यहाँ पर केवल दूसरा फॉलो करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो ये गाया गया था 1911 और कोलकाता में गाया गया था। याद रखना आप, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश में सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था, तो कौन सा अभियान चलाया था, रॉलेट एक्ट का चलाया था, उसके अभियान पे चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था
चलो आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ कब हुआ था, आप बताना, ठीक है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आप ही इससे पूछते हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 28 जून को शुरू हुआ था 1914 में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट दोस्तों 21 मार्च को, मैं यहाँ मार्च को मैं 3 लिख देता हूँ, 1919 में शुरू हुआ था, याद रखना। डेट अगर आपको याद नहीं तो आप नोट कर लीजिए। वहीं जलियांवाला हत्याकांड जो है वो हुआ था 13 अप्रैल को, और सन कौन सा है, ये अप्रैल है यहाँ पर, 13 अप्रैल 1919 को ये भी शुरू हुआ था, ठीक है। इन तीनों डेट को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट्स में आते हैं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन अब जरूर पूछना चाहूंगा कि आप बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जून 1914 शुरू हुआ था, लेकिन चला कब तक था, इसका अंत कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपके बहुत क्वेश्चंस काम आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या ज्ञात करिए। तो क्रमागत संख्याएं जो हैं दोस्तों, तो मान लिया हमने कि पहले होगी एक x, अगली होगी x प्लस 1 और x प्लस का 2 और x प्लस 3 और कितना पूछा है 5, तो अगला हो जाएगा x प्लस का 4। इतनी संख्याएं होंगी दोस्तों। अब सबको ऐड करने पर 90 लिख दो। तो देखो x कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो मैं लिख देता हूँ 5x प्लस, अब देखो 1 2 1 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6 4 10, तो यहाँ पर आएगा 10, बराबर में कितने के हो जाएगा, 90 के हो जाएगा। अब 5x बराबर हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा 80, क्योंकि 90 10 हटाएंगे। अब ये हो जाएगा x बराबर 16 पंचे 80 होता है, तो यहाँ पर आएगी x की वैल्यू 16। बताना क्या है कि मध्य संख्या क्या है, तो देखो एक संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी और ये, तो ये हटा दो, दो इधर से दो इधर से, बीच वाली कौन बची, x प्लस 2। तो x प्लस 2 हमने क्या माना था, 1 से 16 और प्लस का 2 आप कर दो, तो 18 जो होगा वो हो जाएगी बीच की संख्या, 18 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसमें से कहा जा रहा है, अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपए की राशि जोड़ी जाए तो उनके हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। तो देखो दोस्तों, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इन दोनों को कितने कितने रुपए मिले थे 1950 के हिसाब से। तो देखो हमारे हिसाब से 6, ये 6 और 1 मैं ऐसा कर देता हूँ, अनीता लिख देता हूँ और विनीता लिख देता हूँ। अब 6 अनीता को मिलते हैं तो 7 इसको मिलते हैं। टोटल कितने रुपए होते हैं 1950 रुपए। तो 7 6 ये 50 है, 7 6 13, तो हमारे हिसाब से 13 रुपए और इनके हिसाब से 1950 रुपए। अब इसको काट दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 13 कम 13 और 6 13 पचे 65, यानी कि 150 आ जाएगी एक की वैल्यू। अब आप बताओ, अगर 1 रुपए मिला होगा किसी को तो 150 रुपए मानेंगे, तो इसको 6 रुपए मिले हैं तो 6 से गुणा करा दो, तो 15 6 का 90, यानी कि 900 रुपए हो जाएंगे। तो अनीता को मिले हैं दोस्तों 900 रुपए। और ठीक वही अगर 7 से गुणा करा देंगे, यानी कि 150 गुणे 7 करेंगे, मैं इसको थोड़ा और साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको 7 से गुणा कराएंगे 150 में, तो ये हो जाएगा 150 गुणे में 7, यानी कि 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो 105 और एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि अनीता को मिले 900 रुपए, विनीता को मिले 1050 रुपए, ठीक है। अब देखो इसमें से कहना क्या चाहता है कि अगर 100 रुपए जोड़ दें दोस्तों, तो इसमें देखो 100 रुपए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1000, इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1150। अब अनुपात बताना है तो एक जीरो से ये कट गया और 5 से इसको काट दो, तो ये कट जाएगा, 5 से ही कटेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 5 तेई 15 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा, 20:23 आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20:23 दूसरा ही लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी, तो ये थी ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अपडेट जरूर रहना, जो क्रिकेट हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, उनसे आप अपडेट रहना एक बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको दिख जाए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन पे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ऐसे, ठीक है। नहीं दिखेगा तो मैं बताता भी जाता हूँ। देखो ये 4 लिखा है और ये लिखा है 5, ये लिखा है 29, तो आप बताओ ये कैसे आया होगा, कैसे आएगा। देखो दोनों का गुणा करा दो, 4 पंचे 20
और 20 में से इन दोनों को एक बार जोड़ दो, 20 5 4 9 और 20 9 29, तो देखो आ गया। ये है 6, ये है 7, ये है यहाँ पर 55। कैसे आया? 7 छंग 42 और 7 6 13, 42 13 55 हो गया। ये लिखा है 8, ये है 9 और ये है 7। तो देखो 8 9 72 हो जाएगा और 9 8 17 हो जाएगा, तो 17 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 7 2 9 7 1 8, यानी कि 89 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर माफ करिएगा 7 नहीं होगा, ठीक है, ये 7 नहीं होगा, गलती से मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आएगा क्या? 89 आएगा। समझ गए होंगे आप? तो 89 आएगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट है, 89 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? तो देखो 2340 में बेचता है तो 10% की हानि हो जाती है। तो आप बताओ कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखो 10 परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, 0 0 कट गया होगा, तो 1/10 ये वाला आ गया होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 1/10। अब 10 रुपए की चीज़ थी, उसने 1 रुपए कम में बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 9 रुपए में, और 10 रुपए की चीज़ थी। समझ गए होंगे आप? अब देखो हमारे हिसाब से 9 रुपए की बेचा, क्वेश्चन के हिसाब से 2340 की, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 2340, ठीक है। अब आप काट दो इसको, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 दूनी 18, 9 छः का 54 और 0 260, और 10 की वैल्यू 10 से गुणा कराएंगे इसमें। 1 की वैल्यू देखो 260, तो 10 की वैल्यू 1 0 और बढ़ा दो, यानी कि 2600 रुपए की वो चीज़ खरीद करके लाया था, ठीक है। तो मैं इस पूरे को हटाकर, चलो अच्छा मैं यही लिख देता हूँ, 2600 रुपए की कोई चीज़ खरीद के लाया था। अब आगे कह रहा है 15% के लाभ प्राप्त करना है उसको, तो बेचना कितने में होगा? तो 15% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये, ठीक है। इसको आप ऊपर करिए क्योंकि प्लस है, तो 20 और 3 23 हो जाएगा, 23/20। अब देखो लाभ प्राप्त करना है, अब हमारे हिसाब से 2600 को हम लिखेंगे 20 रुपए। तो 20 की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 26 के बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से खरीदा 20 की है, अब खरीदा है यहाँ पर 26 की, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 काट दो आप, 23 की वैल्यू निकालना है तो इसलिए इसको भी काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 है 130। अब 130 आ गया, 23 से गुणा करा दो क्योंकि 23 दिया है, तो ये हो जाएगा 23। तो मैं डायरेक्ट हटाकर सारा लिख देता हूँ क्योंकि स्लाइड में जगह कम है, तो 130 गुणे 23 लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 130 और गुणे में 23 हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए, 0 1 लगाइए, 13 3 39, बचेगा हमारे पास 3, 13 दूनी 26 और 26 3 29, यानी कि 2990 रुपए हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे वास्तविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये होते हैं देयता के रूप में। तो अब देवता नहीं है, देयता है, याद रखना आप, देने वाला। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं किसी कारणवश, तो अगला पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, उस पर लिंक होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आगे के क्वेश्चंस ये वाले सारे आना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस अपलोड हो सके और आपको क्वेश्चंस मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप प्लेलिस्ट आसानी से देख सकते हो, सारे पार्ट्स हमने क्रम से लगा दिए हैं तो उनको आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप रेलवे का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या कोर्स, क्या सिलेबस पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, उसका अलग से प्लेलिस्ट भी है, तो आप सारे के सारे पार्ट्स वहां से देख सकते हैं। या फिर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा एक एक सभी की वीडियोस की, तो वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।